मुझे प्रभात कुमार सिंह से है, एम्स के डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और अभी मुझे लगता है कि शायद पूरे तरीके का हर विभाग वहाँ काम करना शुरू नहीं किया। उनसे ही हम जानते हैं कि इनका क्या विज़न है और ये अभी क्या कर रहे हैं। पहले तो मैं एडवांटेज कॉन्क्लेव वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने का भी मौका मिले। एम्स पटना कई तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट्स क्रिएशन हो, एमबीबीएस एजुकेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन हो, रिसर्च एक्टिविटीज़ हो, पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ हो, इन सबको धीरे धीरे अभी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। समहाउ ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कुछ थोड़ा डिले हो गया था, बट लेकिन अब वी आर इन अ पोजीशन टू एस्टेब्लिश द होल थिंग, whether it is a education, whether it's a patient care or research activities। आपका मेरी समझ में लगता है कि पेशेंट केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा और मैं उसी के बारे में बात भी करूँगा। तो इन द पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ हमने काफ़ी हॉस्पिटल के काफ़ी एरियाज़ को एक्टिवेट किया है एंड इस अगले 3-4 महीने में हो सकता है कि हम पूरा हॉस्पिटल ही एक्टिवेट कर लें। तो वी आर इन ए प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग द होल हॉस्पिटल एंड जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो टर्शरी केयर सर्विसेज हैं जिनकी इस बिहार स्टेट में बड़ी कमी है उसको हम पूरा कर पाएंगे और फिर हो सकता है कि हमारे मरीज जो कहते हैं कि दिल्ली जाना पड़ता है या और कहीं जाते हैं टर्शरी केयर सर्विस के लिए, वो शायद उनको ना जाना पड़े और सिमिलर काइंड ऑफ ए सर्विस मुझे लगता है कि हम लोग भी दे पाएंगे जो कि बिहार के पेशेंट्स जिसका कि हकदार। अब एक सवाल है पारस से, बहुत बड़ा बिग नेम, बिग ब्रांड, कॉरपोरेट, उसमें पारस का जहां आज खड़ा है वहां पे मुझे लगता है कि बहुत कम हॉस्पिटल में इनके बराबर में कोई खड़ा है। वैसे स्थिति में बड़े लोग तो बहुत आसानी से चले जाते हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सुविधाएं जिनको गांव में नहीं मिल पाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है। एक रूफ के नीचे पारस में आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट एक साथ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ एक मोटी राशि, एक मोटी रकम, एक छोटा सा सवाल इनके लिए है, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल उन गरीबों के लिए है, उन मध्यम वर्ग परिवार के लोगों के लिए है कि इतने बड़े कॉरपोरेट उसमें जाना उनके लिए प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन कोई उपाय नहीं क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है पटना में। नारंग साहब, आपसे एक सीधा सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि वैसे लोगों के लिए भी आप अपने यहाँ कम से कम 10 या 5 या कुछ इस तरीके की ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें? मैं आपका आभारी हूँ, एडवांटेज ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे बैठने का मौका दिया। मेरे साथ मंच पे बैठे हुए सीनियर डॉक्टर्स, मैं सबसे छोटा हूँ उम्र में, मैच्योरिटी में, एक्सपीरियंस में। इट्स अ प्रिविलेज टू बी सिटिंग विद यू सर, प्रिविलेज सर। आपका सवाल बड़ा स्ट्रेट, तीखा और सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सब लोगों की जिम्मेवारी एक प्राइवेट संस्था निभा सकती है? मैं मानता हूं नहीं। अगर कोई कहेगा इस बारे में तो वो झूठ बोल रहा है। प्राइवेट संस्था की जिम्मेवारी, जब मैंने बिहार आने का सोचा था, इस प्रदेश में एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाने का सोचा था, तो मेरे मित्रों द्वारा तो मुझे घोषित किया गया था पागल, मेरे परिवार द्वारा मुझे कहा गया था कि ये मूर्ख है, और बिहारियों द्वारा ये कहा गया था भैया कहां जा रहे हो। सवाल सिर्फ पैसे का ही नहीं है, सवाल सुविधाओं का भी है।
मैं अगर आज एक करोड़पति हूं और मेरे को हार्ट अटैक होता है रात को 3 बजे, उसमें पैसे का सवाल कहां आता है? सुविधाएं जरूरी हैं। अ लाइफ इज द रियल इंपॉर्टेंट लाइफ। आई अंडरस्टैंड कि हम हर वर्ग तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचा पाएंगे, और ये मैं बिल्कुल खुले दिल से कहता हूं कि नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन वी want to create a affordable quality healthcare delivery system। उसमें क्या है कि हम मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। आप कह रही थी ऊंचा वर्ग तो पारस जा सकता है, लेकिन ऊंचा वर्ग मेरे यहां नहीं आता। ऊंचा वर्ग दिल्ली बंबई जा रहा है। ऊंचा वर्ग चाहे वो प्राइवेट ऊंचा वर्ग हो या पब्लिक ऊंचा वर्ग हो, उनके पास सुविधाएं हैं दिल्ली तक जाने की। वो जहाज पकड़ते हैं, सीधे दिल्ली बंबई चले जाते हैं। मैं तो इलाज कर रहा हूं जो दरभंगा से यहाँ आता है, जो गया से यहाँ आता है, जो आसपास की सिटीज से यहाँ आता है, जो नर्सिंग होम द्वारा उस मरीज को कहा जाता है कि अब आप यहाँ से चलो जाए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब उसका कुछ नहीं हो सकता तो वो पारस आता है। मेरी दरख्वास्त तो सिर्फ ये है कि पारस उस समय आए, प्राइमरी डायग्नोसिस के लिए आए, शुरू में आए, पैसा कम खर्च होगा। हेल्थ केयर मैं अकेले सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, प्राइवेट नहीं सॉल्व कर पाएगी, पब्लिक भी नहीं सॉल्व कर पाएगी, दोनों कोई नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे एम्स और पारस मिलकर पटना और बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कर सकते हैं, कतई गलत। वी आर जस्ट अ मिनिस्कुल पोर्शन ऑफ सोसाइटी विच इज ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। आज उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, फाइनेंस के ज्ञाता हैं। आयुष्मान भारत स्कीम 10 करोड़ परिवारों, 40 से 50 करोड़ लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लेके आने वाली है। तब तो फाइनेंस की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज बताइए, अगर मेरे पास 5 लाख की इंश्योरेंस है, मैं गांव में बैठा हूं, मुझे हार्ट अटैक होता है, तो क्या करिएगा फिर? द क्वेश्चन इज एक्सेस टू हेल्थ केयर। वी एज पारस टुक अ डाइव टू कम टू बिहार, गो टू दरभंगा। आज बहुत आ जाएंगे प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लेकिन उस समय आने के लिए कोई राजी नहीं था। और सर, वी वर्क एज पार्टनर्स, एम्स और अस। कई लोग हैं जो मेरे यहां ज्वाइन करते हैं, एम्स चले जाते हैं। ये पहली बार हो रहा है खैर मेरे साथ। अक्सर लोग एम्स में मेरे पास आते हैं। बिहार के एम्स में आने से मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ा कि यहां मेरे डॉक्टर कुछ उनके पास जाते हैं। तो मैडम, मैं सब पब्लिक को, समाज के सभी तबकों को अश्योरेंस देना चाहता हूं कि हमारा मिशन है क्वालिटी हेल्थ केयर, हमारा मिशन है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हमारा मिशन है कि एक्सेस बढ़ाएं, आपकी जान बचाएं, जो सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी उपलब्ध हों, यहां उपलब्ध कराएं। ये मेरा मिशन है। मैं बहुत छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा हूं, लेकिन हाँ, बिहार ने जितना प्यार, सम्मान और जितना मुझे इंथ्यूजियाज्म दिया है, मुझे कहीं नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं नतमस्तक हूं बिहार के लिए। डॉक्टर है ही हैं, इनका मुझे लगता है कि 5 दशक से ये इस क्षेत्र में है, और पीएमसीएच में भी ये काफ़ी समय तक वहाँ पे डॉक्टर थे, सर्जन थे, और वहाँ की व्यवस्था से ये वाकिफ़ है। तो उनसे एक सवाल है कि वहाँ की व्यवस्था में भी उन्होंने काम किया है और आज कॉर्पोरेट में ये काम कर रहे हैं। कभी इनका दिल लगा ये कहते हुए, या उनके दिल में ये प्रश्न आया कि सरकार को मैं एक आवाज़ दूं कि वहाँ की जो इतनी ख़राब व्यवस्था है, कि क्या इनका प्रयास रहा है कभी कि सरकार को कभी अपने यहाँ के जो हॉस्पिटल्स की कमियाँ हैं उसके बारे में बताएं, और जो सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए उसके बारे में उनको पॉइंट आउट करें? रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम खुर्शीद को और एडवांटेज वालों को मुबारकबाद दें, 25 साल पूरे हुए, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि करीब 25 साल से हम भी उनके साथ हैं और उनके साथ हम कदम में कदम मिलाकर बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है मैडम, हमारे फादर भी प्रोफेसर मेडिसिन थे पटना मेडिकल कॉलेज में, और उस ज़माने में एक बहुत, सुशील मोदी को याद होगा, एक बहुत बड़े नेता थे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, सुनील मुखर्जी। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो सरकार ने कमेटी बनाई,
सुशील मुखर्जी डॉक्टर हाई कमेटी कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों को ख़ास तौर पर पीएमसीएच को बढ़ाया जाए। फादर गुजरे हुए बहुत साल हो गए। जब हमने ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, तो एक कमेटी बनी हाउ टू इम्प्रूव पीएमसीएच। हमें रिटायर किए हुए अब 10 साल ज़्यादा हो गए हैं। हम जब बने तो हम प्रोफेसर लाला सुरेंद्र प्रसाद गोपाल हमारे साथी गोपाल प्रसन्ना, एक कमेटी बनी हाउ टू इम्प्रूव पीएमसीएच। मैडम, ये कमेटियाँ बनती हैं पता नहीं किसको खुश करने के लिए, अस्पताल को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनती। वो तीन डिकेट्स की बात बता दी हमने, रिपोर्ट्स आई रही और रखी रह गई। और हमें याद है कि जिस दिन हम रिटायर कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब अब कैसा लग रहा है आपको। हमने कहा कि यार जान छूटी यहाँ से। जो एक ऐसा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बन गया था जिसमें कि काम करना करीब पे घुटन सा लग रहा था। अगर पीएमसीएच में कुछ इम्प्रूव होता था तो वो हम पर डॉक्टर हाई पर एहसान कर रहे थे। लेकिन चीज़ें बदली हैं, हम ये भी इसका भी इतराफ़ करना चाहेंगे कि चीज़ें बदली हैं। वही प्राइमरी सेंटर जिसका अटेंडेंस बहुत कम था, डेफिनेटली इम्प्रूव किया है। वही डिलीवरीज जो पहले बाहर हुआ करती थी अब सरकारी अस्पतालों में हो रही हैं। दवाएं जो नहीं मिल रही थी वो मिल रही हैं, मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन वी हैव लॉन्ग वे टू गो। और ये बात जाननी चाहिए कि बदकिस्मती से न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हेल्थ केयर को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। अगर आप जीडीपी का 1.9% खर्च करेंगे केयर पर और कहें कि आप बड़ी प्यारी हैं हमको, तो गलत होगा ना। अगर इतना जी प्यारी है तो हम तो 100% लगा देंगे इनके ऊपर। आप लगाते हैं 1.9% और फिर कहते हैं कि बड़ा हेल्थ को सब कैसे बढ़ाएंगे, ये नामुमकिन सी चीज़ है। लेकिन हम ठीक है, उसमें आपको एजुकेशन पर भी खर्च करना है, आपको सड़कें भी बनानी है, आपको गांव में पानी भी पहुंचाना है। तो अगर लिमिटेड स्कोप में काम करना है आपको, तो आपको चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज़ को फोकस करें। और प्रायोरिटीज़ में फोकस में सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम एक किस्सा बार बार सुनाते हैं। हम जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुए तो एक कमेटी बनी हेल्थ फॉर ऑल, पता नहीं कैसे मेरा नाम भी उसमें आ गया। पहली मीटिंग में हम गए, हमने कहा कि भाइयों ये बात समझ रहे हैं आप, से 15 साल पहले की बात होगी। हमने कहा भाइयों इसका नाम चेंज कीजिए, हेल्थ फॉर ऑल मत कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल कीजिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। वो लोग इतना नाराज़ हुए कि हमारा नाम हटा दिया गया वहाँ से। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वी मस्ट फोकस ऑन सैनिटेशन, ऑन हेल्थ, ऑन वैक्सीनेशन। आज बिहार में वैक्सीनेशन इम्प्रूव किया है। अब जैसे पोलियो वैक्सीनेशन करीब 100% हो गया है, और लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। और हमको लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ, अगर आप तंबाकू को बंद कर देंगे तो सुशील जी के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमेशा जब भी इनके पास जाते हैं ये टैक्स बढ़ाते हैं तंबाकू का, इसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन तंबाकू को अगर रोक देते हैं तो आप 40% ऑफ कैंसर को रोक सकते हैं। तंबाकू को अगर रोक देते हैं अगर, तो कैंसर के अलावा हार्ट और चेस्ट और रगों की इतनी सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास साधन लिमिटेड है तो हमारी प्रायोरिटीज़ भी लिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन काम बढ़ रहा है। और ये जो आपने बात की कि पारस बनाया आपने, और तो हम धर्मेंद्र के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्हें तरह से लोगों ने डराया धमकाया, लेकिन ये बिहार आए और बिहार आकर एक चीज़ उन्होंने दी है, इसके लिए हम बहुत ही इनके शुक्रगुजार हैं। अब एक छोटा सा सवाल हमारे साथ में है जॉन मुखोपाध्याय, बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं। उसके अलावे इनका बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी को। आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे जो हमारे यूथ हैं, क्योंकि ये 25 वर्ष मना रहे हैं खुर्शीद जी, तो मेरा सवाल है, और बहुत यूथ मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कैंपस में। आजकल बच्चे जो हैं बाइक बहुत चलाते हैं, और वैसे हालत में जो एक्सीडेंट्स होते हैं
उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, इनके पास तो जाता ही होगा इस तरीके की समस्याएं। रोड एक्सीडेंट से किस तरीके से बचे? डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय। धन्यवाद जी. I'm thankful because you brought on the topic which I thought I'd want to speak on. That's great. First of all, I'd like to thank Khurshid and Advantage Media on completing 25 years in Bihar. Coming to accidents, I don't know how many of you are aware that every 3 minutes someone dies on the roads in India. Okay, it is the largest killer between the ages of 15 and 40, which is the most productive time. It's often the breadwinner in the family, so it does not just affect the person who dies, but the entire family. India is the leading nation in the number of deaths on the road. And there have been a lot of studies which show 70% of these are due to rash driving. Nothing else. It's just bad driving, not listening to, not following traffic regulations, and trucks and motorcycles are the biggest sort of offenders in this. Okay, so when we come to, and trucks and motorcycles are the biggest offenders. Now, the problem is once there is an accident, what happens? Okay, the first and most important thing is prevention of these accidents. Okay, then it's the question of who gets there in time to deal with the patients, take them out of the vehicles that they are in, transport them to a hospital, give them immediate care there, and then transport them to the hospital. So these delays are often the cause of someone surviving or dying, a difference between someone surviving or dying. So we have actually started in Paras recently a facility by if someone comes there with a major accident, whatever initial treatment he needs to have will be done free without asking any questions. Okay, so the initial treatment when he gets there, we will treat him, the emergency services will treat him without asking questions about whether he can afford it, etc., till such time that relatives, etc., can come and then decide whether they want to continue the treatment there or not. So for that, I have to be thankful to Dr. Dharmender Nagar for allowing this and allowing us to do this, because those half an hour or 1 hour that the patient arrives and then everyone's wondering, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कहीं और जाऊँ, can sometimes be the difference between life and death again. So in our way, we are trying to do the best. If you look at my orthopedic patients, I can tell you 80% are middle class or poor. We somehow make it possible to have that treatment. They come to us because they haven't got adequate treatment somewhere else. From all over, we get patients from Assam, from Nepal, from Bhutan, from Bangladesh. In orthopedics, if you go to our wards, 80% of patients are from outside Bihar, and almost 50% outside Patna, and 50% from outside Bihar. So that's what we can do as individuals, but eventually the government has to take responsibility for improving the overall healthcare, and individuals can't do it. Of course, there are steps which they are taking, and hopefully it will change things in the future, but it's still got a long way to go. थैंक यू जॉन मुखोपाध्याय. पैनल पे आए डॉक्टर है, प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र नागर और डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय, आपने समय दिया, और एडवांटेज मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी बात यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे बुलाया. बहुत बहुत शुक्रिया.